आज हमारे सामने राजस्थान की जलवायु पर कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने एक बड़ी पहेली के सारे टुकड़े हमारे सामने बिखेर दिए हों। एक तरफ कुछ हैरान करने वाले आंकड़े हैं, जैसे राजस्थान में एक जगह है जहां साल में 150 सेंटीमीटर बारिश होती है और दूसरी जगह सिर्फ 5 सेंटीमीटर। जी। एक जिले में दिन और रात के तापमान में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। ये सब क्यों होता है? इन नोट्स में जवाब छुपे हैं जो हमें पृथ्वी के झुकाव से लेकर अरावली की पहाड़ियों तक के एक लंबे सफर पर ले जाएंगे। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। ये वाकई एक पहेली ही है और इसे सुलझाने का मजा ही कुछ और है, क्योंकि किसी भी जगह की जलवायु को समझना सिर्फ ये जानना नहीं है कि वहां गर्मी है या सर्दी। सही है। ये उन विशाल अदृश्य ताकतों को समझने जैसा है जो हमारे ग्रह को चला रही हैं। इन नोट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमें उस बड़ी तस्वीर से जोड़ते हैं। हम देखेंगे कि कैसे पृथ्वी का अंतरिक्ष में घूमना, हजारों किलोमीटर दूर के समुद्र और हमारे अपने घर के बगल की पहाड़ियां सब मिलकर राजस्थान के किसी एक गांव का मौसम तय करते हैं। तो फिर सबसे पहले कदम से शुरू करते हैं। नोट्स में सबसे पहली बात जो साफ की गई है वो है जलवायु और मौसम का फर्क। जी। हम अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर ये हैं बहुत अलग। बिल्कुल, ये बुनियाद है और इसे समझना जरूरी है। इसे ऐसे सोचिए, आप किसी से मिलते हैं और आज उसका मूड बहुत अच्छा है, वो खुश है। ठीक है। ये हुआ मौसम। लेकिन अगर आप उसे लंबे समय से जानते हैं और आपको पता है कि वो इंसान ज्यादातर शांत और गंभीर रहता है, तो वो हुई उसकी जलवायु। वाह, ये मूड और पर्सनालिटी वाला उदाहरण शानदार है। हाँ, मतलब मौसम कुछ घंटों, दिनों या महीनों का हाल है। आज धूप है, कल बादल छाए रहेंगे। जबकि जलवायु वो एक लंबा औसत है, कोई 30-35 सालों का पैटर्न। कि इस इलाके में जून से सितंबर तक बारिश होती ही है और दिसंबर जनवरी में ठंड पड़ती ही है। बिल्कुल। अच्छा, यहीं पर एक और बुनियादी सिद्धांत समझाया गया है, तापमान और हवा के दबाव यानी एयर प्रेशर का रिश्ता। और नोट्स कहते हैं कि ये रिश्ता उल्टा है। हाँ, और यही वो इंजन है जो पूरी दुनिया की हवाओं को चलाता है। ये बहुत सरल भौतिकी है। जब किसी जगह पर तापमान बढ़ता है तो वहां की हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। ओके। हल्की चीज ऊपर उठती है तो जमीन पर उसका दबाव कम हो जाता है, यानी हाई टेम्परेचर इज इक्वल टू लो प्रेशर। और इसके उलट? इसके उलट जहां तापमान कम होता है, हवा ठंडी, भारी और घनी हो जाती है और जमीन पर ज्यादा दबाव डालती है, यानी लो टेम्परेचर इज इक्वल टू हाई प्रेशर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हवा का चलना असल में प्रकृति का बैलेंस बनाने का एक तरीका है। जहां ज्यादा दबाव है वहां से कम दबाव की ओर जाकर वो सब कुछ बराबर करना चाहती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। हवा हमेशा हाई प्रेशर वाले इलाके से लो प्रेशर वाले इलाके की तरफ भागती है, ठीक वैसे ही जैसे एक ढलान पर पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है। अच्छा। बस इसी एक नियम को याद रखिए और आगे की पूरी कहानी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं उस हिस्से पर जहां पृथ्वी और सूरज की बात हो रही है। इन नोट्स में कुछ तारीखें दी गई हैं, 21 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर। जी। और इनके साथ जुड़े हैं अयनांत, जिसे सोल्स्टिस कहते हैं, और विषुव यानी इक्विनॉक्स जैसे शब्द। ये दुनिया के मौसमों को कैसे तय करते हैं? ये तारीखें असल में पृथ्वी के कैलेंडर के 4 सबसे महत्वपूर्ण दिन हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी सीधी नहीं बल्कि अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री? हाँ, और इसी झुकी हुई हालत में सूरज का चक्कर लगाती है। अगर ये झुकाव ना होता तो पृथ्वी पर कोई मौसम भी नहीं होता, साल भर एक जैसा मौसम रहता। एक मिनट, मतलब अगर पृथ्वी सीधी होती तो गर्मी, सर्दी, बरसात कुछ नहीं होता? कुछ नहीं। हर जगह दिन और रात हमेशा 12-12 घंटे के होते। जहां गर्मी होती वहां हमेशा गर्मी रहती, जहां सर्दी होती वहां हमेशा सर्दी। ये झुकाव ही है जो मौसमों का जादू पैदा करता है। अच्छा। चलिए पहले विषुव या इक्विनॉक्स को समझते हैं। जी। इक्विनॉक्स का मतलब ही है बराबर रात। ये साल में 2 दिन आता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। ठीक है। इन दोनों दिन सूरज की सीधी किरणें ठीक भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर पड़ती हैं। अच्छा, तो उस दिन सूरज की ऊर्जा पूरी पृथ्वी पर बराबर बंट रही होती है, किसी एक हिस्से पर ज्यादा या कम नहीं। एकदम। इसीलिए इन 2 दिनों पर पूरी दुनिया में दिन और रात लगभग 12-12 घंटे के होते हैं। ओके। ये साल के 2 संतुलन वाले दिन हैं। लेकिन अब आते हैं अयनांत या सोल्स्टिस पर। यह संतुलन का ठीक उल्टा है, ये एक्सट्रीम के दिन है।
21 जून को पृथ्वी ऐसे झुकी होती है कि सूरज की सीधी किरणें उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर पड़ती हैं। कर्क रेखा जो भारत के बीच से भी गुजरती है। बिल्कुल। इसका नतीजा ये होता है कि उत्तरी गोलार्ध को उस दिन सबसे ज्यादा देर तक और सबसे सीधी धूप मिलती है। इसीलिए 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। हमारी गर्मियों का पीक। जी, यही हमारी गर्मियों की चरम सीमा है। और फिर इसका ठीक उल्टा होता है 22 दिसंबर को। तब पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूरज की तरफ झुका होता है और सूरज की सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। तब हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात होती है। और हमारी सर्दियों का चरम? ठीक है, तो ये झुकाव ही पूरी दुनिया में मौसम बनाता है। पर भारत का मौसम तो एक खास चीज के लिए जाना जाता है, मॉनसून। मॉनसून। इन नोट्स में मॉनसून की कहानी कहाँ से शुरू होती है? मॉनसून की कहानी भी वहीं से शुरू होती है जहां हमने छोड़ी, 21 जून की गर्मी से। अच्छा। हमने अभी बात की कि जून में सूरज कर्क रेखा पर होता है, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप और खासकर तिब्बत का पठार भट्टी की तरह तपरा होता है। जमीन पानी के मुकाबले बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा गर्म होती है। इस भयानक गर्मी का नतीजा क्या होगा? हाई टेम्परेचर मतलब लो प्रेशर। तो भारत और तिब्बत पर एक बहुत बड़ा लो प्रेशर एरिया बन जाता होगा। बहुत बड़ा नहीं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लो प्रेशर सिस्टम बन जाता है। अब उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियां होती हैं, तो हजारों किलोमीटर दूर हिंद महासागर ठंडा होता है। वहां क्या बनेगा? लो टेम्परेचर मतलब हाई प्रेशर। अच्छा। तो अब हवा उस ठंडे हाई प्रेशर वाले समुद्र से भारत की गर्म लो प्रेशर वाली जमीन की तरफ दौड़ेगी। बिल्कुल। लाखों टन पानी भाप के रूप में उठाए हुए हवा का एक विशाल समुंदर भारत की ओर दौड़ पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और जादू होता है, पृथ्वी का घूमना। पृथ्वी के घूमने की वजह से एक बल पैदा होता है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। कोरियोलिस बल? ये बल उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर मोड़ देता है। इसीलिए ये हवाएं सीधी न आकर दक्षिण पश्चिम दिशा से भारत में घुसती हैं, और इसीलिए हम इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। वाह, मतलब मानसून सिर्फ बारिश नहीं है, ये पृथ्वी के झुकाव, जमीन पानी के गर्म होने की रफ्तार और पृथ्वी के घूमने का एक मिला-जुला नतीजा है। बिल्कुल। इन नोट्स में एक नक्शा भी है जो दिखाता है कि ये मानसून केरल के तट पर जून के पहले हफ्ते में पहुंचता है और फिर 2 हिस्सों में बंट जाता है। हाँ, पश्चिमी घाट की पहाड़ियां इसे 2 शाखाओं में बांट देती हैं। एक है अरब सागर की शाखा, जो पश्चिमी तट के सहारे आगे बढ़ती है, और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो और ज्यादा नमी उठाकर म्यांमार और उत्तर पूर्व की पहाड़ियों से टकराकर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान की तरफ मुड़ जाती है। और आखिर में ये दोनों शाखाएं हिमालय की विशाल दीवार से टकराती हैं। हाँ, जो उन्हें आगे नहीं जाने देती हैं और अपनी सारी नमी भारत पर ही बरसाने को मजबूर कर देती हैं। और फिर सर्दियों में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जमीन ठंडी, समुद्र गर्म, हवा जमीन से समुद्र की तरफ चलती है, जिसे लौटता हुआ मानसून कहते हैं। जी। और ये लौटती हुई हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर तमिलनाडु में बारिश करती हैं। ये तो कमाल का सिस्टम है ना? प्रकृति का एक परफेक्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम। मानसून की कहानी तो समझ आ गई, लेकिन सर्दियों में उत्तर भारत में, खासकर राजस्थान, पंजाब में भी कभी-कभी बारिश होती है। जी, होती है। नोट्स में इसके लिए एक शब्द है मावट, और इसका कनेक्शन मानसून से नहीं बल्कि जेट स्ट्रीम से बताया गया है। सही। 1 मिनट, आप कह रहे हैं कि सर्दियों में जो बारिश होती है वो भूमध्य सागर से आती है? वो तो हजारों किलोमीटर दूर है। कोई अदृश्य नदी है क्या हवा में जो उसे यहाँ तक खींच लाती है? आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, अदृश्य नदी। ये जेट स्ट्रीम हवा की एक बहुत तेज बहने वाली नदी ही है। अच्छा। ये हमारे वायुमंडल में बहुत ऊपर 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। और ये कोई छोटी मोटी धारा नहीं, इसकी रफ्तार 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 400 किलोमीटर प्रति घंटा? हाँ। और इन नोट्स में एक मजेदार किस्सा भी है कि इसकी खोज कैसे हुई। बताइए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जब अमेरिकी जेट विमान जापान की ओर उड़ान भरते थे, तो उन्होंने महसूस किया कि पश्चिम से पूर्व जाते हुए उनकी रफ्तार उम्मीद से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वापस आते हुए बहुत घट जाती है। तब जाकर उन्हें इस हवा की नदी के बारे में पता चला।
तो यह जेट स्ट्रीम ही भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी में उठने वाले छोटे मोटे तूफानों, जिन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, हाँ, उन्हें अपने साथ बहाकर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए भारत तक ले आती है। बिल्कुल। और ये सर्दियों में होने वाली बारिश, जिसे हम मावट कहते हैं, रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए अमृत जैसी होती है। इसीलिए किसान इसे गोल्डन ड्रॉप्स यानी सोने की बूंदें कहते हैं। मेरे दादाजी किसान थे और मैं बता नहीं सकता कि मावट की पहली बूंदों के बाद उनके चेहरे पर कैसी चमक आती थी। उनके लिए ये सचमुच सोना था। तो अब हमारे पास सारे बड़े टुकड़े हैं, पृथ्वी का झुकाव, प्रेशर सिस्टम, मानसून और जेट स्ट्रीम। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर राजस्थान की पहेली को कैसे सुलझाते हैं। नोट्स कहते हैं कि राजस्थान की जलवायु पर सबसे बड़ा असर एक ही चीज का है, अरावली पर्वतमाला की स्थिति। बिल्कुल। अरावली राजस्थान की भाग्य रेखा है और दुर्भाग्य से जलवायु के मामले में ये रेखा थोड़ी टेढ़ी खींच गई है। वो कैसे? अरब सागर से आने वाली मानसून की शाखा जब राजस्थान पहुंचती है तो अरावली की पहाड़ियां उसे रोकती नहीं हैं, क्योंकि वो हवाओं के समानांतर यानी पैरेलल खड़ी हैं। ओह, तो हवाएं उन्हें एक दीवार की तरह पार नहीं करती, बल्कि उनके सहारे सहारे बिना बारिश के आगे निकल जाती हैं। ठीक है, ये होता है। मानसूनी हवाएं अरावली के साथ साथ गुजरकर आगे हिमाचल और उत्तराखंड की ओर चली जाती हैं और पश्चिमी राजस्थान बेचारा सूखा का सूखा रह जाता है। मतलब अगर सिर्फ सोचें कि अरावली की दिशा अलग होती, अगर सिर्फ कल्पना कीजिए कि अरावली की दिशा आज जैसी ना होकर पूर्व से पश्चिम की ओर होती, तो ये मानसून को रोक लेती और आज थार रेगिस्तान की जगह शायद हरे भरे मैदान होते। कमाल है, एक पर्वतमाला की दिशा ने पूरे क्षेत्र का भूगोल और इतिहास बदल दिया। तो इसी वजह से ये आंकड़े इतने अलग अलग हैं। जी। नोट्स में लिखा है कि एक तरफ झालावाड़ जिला है, जिसे राजस्थान का चिरापूंजी कहते हैं, वहां जमकर बारिश होती है। हाँ। और दूसरी तरफ जैसलमेर का सम गांव है, जहां मुश्किल से 5 सेंटीमीटर बारिश होती है। ये सब अरावली का ही खेल है। हाँ। झालावाड़ अरावली के पूर्वी हिस्से में पड़ता है, जहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसून की शाखा थोड़ी बहुत बारिश कर देती है, जबकि जैसलमेर अरावली के पश्चिम में यानी वृष्टि छाया क्षेत्र या रेन शैडो रीजन में पड़ता है, जहां तक पहुंचते पहुंचते हवा की सारी नमी खत्म हो चुकी होती है। बिल्कुल। अब आंधियों वाली बात पर आते हैं। नोट्स में लिखा है कि सबसे ज्यादा धूल भरी आंधियां श्री गंगानगर में आती हैं, साल में औसतन 27 दिन, जबकि झालावाड़ में सिर्फ 3 दिन। इसका क्या कनेक्शन है? इसका सीधा कनेक्शन उस पहले सिद्धांत से है जिसकी हमने बात की थी, जमीन का जल्दी गर्म होना। अच्छा। जितनी ज्यादा सूखी, रेतीली और वनस्पति विहीन जमीन होगी, वो उतनी ही तेजी से गर्म होगी और उतना ही शक्तिशाली लो प्रेशर का एरिया बनाएगी। और वो लो प्रेशर तेजी से हवा खींचेगा? हाँ, ये लो प्रेशर आसपास की हवा को बहुत तेजी से अपनी ओर खींचता है और जब ये तेज हवा सूखी मिट्टी पर चलती है तो धूल का गुबार बन जाता है। श्रीगंगानगर में यही होता है। झालावाड़ में नमी और हरियाली है तो जमीन उतनी गर्म नहीं हो पाती और आंधियां नहीं बनती। यहाँ एक और बहुत बारीक अंतर वाला तथ्य है जिसने मुझे चौंका दिया। नोट्स के मुताबिक सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर, मतलब साल के सबसे गर्म और सबसे ठंडे महीने के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर चूरू जिले में होता है। जी। हम सुनते हैं कि गर्मियों में वहां पारा 50 डिग्री छू लेता है और सर्दियों में माइनस में चला जाता है। सही है। लेकिन सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर यानी एक ही दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में सबसे बड़ा फर्क जैसलमेर में होता है। ऐसा क्यों? ये रेगिस्तान का क्लासिक गुण है। इसका कारण है रेत। रेत की एक खासियत होती है कि उसमें गर्मी रोकने की क्षमता नहीं होती। दिन में वो सूरज की गर्मी को सोखकर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वो उतनी ही तेजी से सारी गर्मी वापस अंतरिक्ष में छोड़ देती है और एकदम ठंडी हो जाती है। अच्छा, तो इसीलिए जैसलमेर में हो सकता है कि दिन में तापमान 45 डिग्री हो और उसी रात को वो गिरकर 15-20 डिग्री पर आ जाए। बिल्कुल। चट्टानी या मिट्टी वाला इलाका गर्मी को कुछ देर रोक कर रखता है, लेकिन रेत नहीं। ये तापमान का इतना बड़ा उतार चढ़ाव वहां के जीवन को और भी ज्यादा मुश्किल बना देता है। दिन में झुलसाने वाली गर्मी और रात में कंपकपाने वाली ठंड। जी। वाह, मतलब चूरू की गर्मी और जैसलमेर की सूखी रात का सीधा कनेक्शन पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुके होने और रेत के गुणधर्म से है ना? जब आप इसे ऐसे जोड़कर देखते हैं तो भूगोल किसी जादू से कम नहीं लगता। हमने कुछ बिखरे हुए आंकड़ों से शुरुआत की थी और अब हमारे सामने राजस्थान की जलवायु की एक पूरी जीती जागती तस्वीर है। और इसका सबसे बड़ा सार यही है कि कुछ भी अलग थलग नहीं है।
जलवायु कई सिस्टम्स का एक महासिस्टम है। वैश्विक पैटर्न जैसे पृथ्वी की परिक्रमा क्षेत्रीय घटनाओं को जन्म देते हैं, जैसे मानसून, और फिर स्थानीय भूगोल जैसे अरावली की स्थिति उस पर अपनी एक अंतिम मुहर लगा देती है। सही बात है। इन नोट्स ने हमें कारण और प्रभाव की इस पूरी चेन को बहुत खूबसूरती से समझाया है। अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। इन नोट्स में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में वनस्पति की कमी का भी जिक्र है। जी, हमने ये तो देखा कि भूगोल जलवायु को कैसे आकार देता है, लेकिन अब मानव गतिविधियां जैसे बड़े पैमाने पर वनों की कटाई या फिर इंदिरा गांधी नहर जैसी परियोजनाओं से होने वाला वृक्षारोपण जलवायु को कितना और कैसे आकार दे रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। क्या भविष्य में हमारे फैसलों के आधार पर राजस्थान का ये जलवायु नक्शा कुछ अलग दिख सकता है?